दोस्तों नमस्कार, मैं उपेन यादव, आप सबका इस लाइव प्रोग्राम में स्वागत है। साथियों, आज का जो लाइव विशेष है फर्जीवाड़े को लेकर, सख्त कानून को लेकर और बेरोजगारों को विभिन्न मुद्दों को लेकर, एसआई भर्ती में जो मामला सामने है उसको लेकर। साथियों, वर्तमान में जो हालात बने हैं भर्ती परीक्षाओं को लेकर वो गंभीर है। युवा बेरोजगार योग्य अभ्यर्थी अवसाद में जा रहा है और लगातार हम मांग कर रहे हैं कि इसमें सख्त कानून बने, दोषियों में डर होना चाहिए। ऐसा कानून बने कि वो करने से पहले, कोई भी अपराध करने से पहले 3 बार सोचे और घबराएं कि मैं अपराध करूंगा तो कहीं ना कहीं मुझे बड़ी सजा हो सकती है। साथियों, लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, मैं लगातार आप सभी साथियों को, आज एसआई भर्ती के कई अभ्यर्थियों को कॉल और मैसेज आ रहे हैं। वैसे ही रीट को लेकर भी चिंतित है, कृषि प्रेक्षक का कल एग्जाम है उसको लेकर भी चिंतित है, फिर पटवारी की जो 23-24 अक्टूबर को उसको लेकर भी चिंतित है कि मेरी भर्तियों की परीक्षा में क्या होगा। स्वाभाविक है यह सोचना हर बेरोजगार का कि प्रतियोगी परीक्षा जो हम दे रहे हैं क्या वो सही हो पाएगी, पारदर्शिता के साथ हो पाएगी, क्या हमने इतनी मेहनत की उसका फल हमें मिल पाएगा। लेकिन साथियों, लगातार आपने देखा होगा कि लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से चिल्ला चिल्ला के मैं बोल रहा था कि भैया आप आ जाइए सड़कों पर। लोकतंत्र में भीड़ तंत्र की बड़ी भूमिका है कि कम से कम सख्त कानून बने, क्योंकि अपराधियों में डर होना चाहिए। ऐसा ही भर्ती के जो पेपर लीक, वीडियो, ओमर शीट से लेकर 20 तारीख को होने वाले आंदोलन को लेकर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं चर्चा करना चाहूंगा कि जो वर्तमान हालातों को लेकर और उपायों को लेकर। साथियों, ये गंभीर जो वर्तमान परिस्थितियां, उनके जिम्मेदार जो पहले जो कुख्यात हैं, चाहे वो जगदीश बिश्नोई हो, मुझे कल एक अभ्यर्थी मिला कि अमृतलाल मीणा जी का फिर से वो नाम आ रहा है, जो पहले उनका नाम काफी प्रचलित हुआ। हालांकि इनका नाम लेना, लोग कहेंगे कि आपको खतरा होगा, खतरे से मैं खेलता हूं, मुझे कोई फिक्र नहीं है, मरने से कभी घबराता नहीं। लेकिन कम से कम जो संदिग्ध लोग हैं उनके एग्जाम से 1 महीने पहले उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कड़ी वापस उनसे जुड़ी है। दावे के साथ कह सकता हूं दोबारा जांच होगी, कहीं ना कहीं इन लोगों का नाम आएगा। लेकिन वो बेखौफ होकर उद्योग धंधा चला रहे हैं, भर्तियों में बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन चाहे तो संदिग्ध लोगों को ट्रेस करके उनको जेल में डाल सकती है, उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। साथियों, लगातार जो हम लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन जो 10 तारीख का जो प्रोग्राम किया उस समय एसआई भर्ती के जो अभ्यर्थी जो एग्जाम में, हालांकि वो तैयारी में बिजी थे, मैंने कहा कि एक दिन आपका भविष्य, क्योंकि हम हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जब सड़कों पर उतरेंगे तो कहने के सरकार को कानून बनाना पड़ेगा। साथियों, पेपर लीक, डमी अभ्यर्थी, फर्जी डिग्रियां और सेंटरों पर जो गड़बड़ी है, एक युवा बेरोजगार के सपनों के साथ साथ एक तरह से उसके पूरे परिवार पर एक बड़ी चोट करने का काम कर रहा है। पूरा परिवार सदमे में आ जाता है। ऐसा ही भर्ती में जिस प्रकार व्हाट्सएप के माध्यम से पेपर जाना, ओमर शीट बाहर आना, वीडियो आना, जो कई चीजें ऐसे निकल के आई है, उसके बाद जो माहौल बना है बाहर, जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, मेरे पास लगातार कॉल और मैसेज उन विद्यार्थियों के भी आ रहे थे कि रीट की हम एग्जाम दे रहे हैं, क्या रीट की एग्जाम सही हो पाएगी, क्या पटवारी की एग्जाम सही हो पाएगी, कल होने वाले कृषि प्रेक्षक की एग्जाम हो पाएगी। साथियों, मैं 15 तारीख को मैं चेयरमैन मोदी जी से मुलाकात करके आया हूं, क्योंकि इसमें एसओजी, पुलिस, सबका सहयोग लेकर सब जगह कहीं ना कहीं पुलिस का जाब्ता होना चाहिए, इसको तरीके से भर्तियों को आयोजित करवाया जाए। साथियों, मुझे पता है, अब जब मैं आपके सामने बोल रहा हूं ना, कई सोचेंगे एसआई के लिए बोलो, रद्द के लिए बोलो, आप उसके लिए बोलो, आप उसके लिए बोलो, लेकिन ये नहीं सोचेंगे कि हम सब लोग एसआई भर्ती में न बढ़कर तमाम भर्तियों के अभ्यर्थियों को सोचना चाहिए कि भविष्य में आज एसआई के अभ्यर्थियों के साथ ऐसा हुआ, कल रीट वालों के साथ होगा, फिर पटवारी वालों के साथ होगा। हम सबको सही समय पर आवाज उठानी चाहिए। जो 20 तारीख को केवल फर्जी जो अभ्यर्थी, डमी अभ्यर्थी, कानून को लेकर, लीक प्रकरण को लेकर जो सामने उनकी जांच हो, कहां कहां तक पेपर पूछा है, मैं इस एसआई के जो प्रकरण को लेकर मैं विस्तारपूर्वक एक बार मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि एक बार पहले मैं जो सब लोगों के लिए चर्चा करना चाह रहा हूं। साथियों, मैंने एक सुझाव भी दिया सरकार को कि एग्जाम जब भी हो, चाहे कल हो एग्जाम, का 26 तारीख को जो सबसे बड़ी एग्जाम है, 144 धारा लागू कर देनी चाहिए। वहां एरिया में 1 किलोमीटर तक कोई भी संदिग्ध दिखे उसको पूछताछ करनी चाहिए। वहां पुलिस प्रशासन का जाब्ता और फ्लाइंग होनी चाहिए। हर परीक्षा के अंदर बायोमेट्रिक और वीडियोग्राफी होनी चाहिए। और 2 दिन पहले जो जितनी कोचिंग संस्थान है, मित्र है, इनको सबको बंद कर देना चाहिए। कोचिंग संस्थानों को, इनको तो विशेषकर बंद कर देना चाहिए, जिससे कि
भर्ती परीक्षाओं में जो सबसे ज्यादा आपने देखा का नीट परीक्षा में कोचिंग संस्थान जो मालिक का भी नाम आया, कई लोगों का नाम आया, तो कई लोग इसमें लिप्त है। कई ऐसी व्यवस्था सरकार को सतर्कता बरतनी चाहिए कि जिससे भर्ती परीक्षा को पारदर्शिता के साथ करवाई जा सके। 144 धारा के साथ साथ उस दिन जब परीक्षा होगी तब तक इंटरनेट भी बंद होना चाहिए। और इसके अलावा सबसे बड़ी चीज जो राज्य सरकार को करना चाहिए, यदि स्कूल की गड़बड़ी पाई जाती है, प्राइवेट स्कूल की गड़बड़ी पाई जाती है, जो कई जगह प्राइवेट स्कूल को भी सेंटर में, उस स्कूल की मान्यता रद्द कर देनी चाहिए तुरंत। और यदि उसमें सरकारी कर्मचारी लिप्त पाया जाता है नकल करवाने में या पेपर भेजने में, उसको भी तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए और जेल में डाल देना चाहिए। ऐसा नियम सरकार को करना चाहिए। साथियों, ये पेपर लीक प्रकरण, ये सारा जो फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है, पूरे राजस्थान की छवि भी खराब हो रही है, सरकार की छवि खराब हो रही है। लेकिन एक चीज जिम्मेदारी हम सबकी भी बनती है। कई लोगों ने मुझे कहा कि हम एग्जाम देने गए तो पेपर के जो लिफाफा है वो खुला था, कई चीजें थी। भैया आपको भी विरोध करना चाहिए, उस जगह आवाज उठानी चाहिए। जहां परीक्षा सेंटर में मोबाइल अंदर कैसे गया उसका विरोध आप लोगों को करना चाहिए। राज्य सरकार के साथ साथ आपकी भी जिम्मेदारी है। राज्य सरकार, चाहे अब नीट जो केंद्र सरकार द्वारा जो आयोजित करवाई जा रही थी, राज्य सरकार की जो भर्तियां है, मोदी जी और प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी के साथ साथ हम लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी। साथियों, एक चीज आप बताइए, जहां स्कूल का शिक्षक जो एग्जाम लेने वाला हो, परीक्षा केंद्र, वो उन लोगों के मन में क्या चल रहा है वो आप और हम बता सकते हैं क्या? वो गड़बड़ी करेगा कि नहीं करेगा? वो तो जब घटना होती तब पता चलता है कि इसमें ये लिप्त है। लेकिन इन सबको रोकने के लिए सबसे पहले सख्त कानून की आवश्यकता है, उनमें डर स्थापित होना चाहिए, उनकी पूरी संपत्ति जब्त होनी चाहिए और कम से कम 10 साल तो कम से कम सजा का प्रावधान होना चाहिए। फास्ट ट्रैक एक अदालत हो कि उसको तुरंत सुनवाई करके जेल में डाला जाए, उसकी जमानत नहीं होनी चाहिए। गैर जमानती कानून बनाना चाहिए। जब तक इन लोगों में डर नहीं होगा तब तक ये ऐसी घटनाएं घटित होती रहेंगी और युवा बेरोजगार रोते रहेंगे। सख्त कानून की आवश्यकता है। 26 तारीख को एग्जाम है, 20 तारीख को जयपुर में इकट्ठे हो रहे हैं। जयपुर में भी लाखों लोग यहां तैयारी कर रहे हैं। यदि वो कुछ घंटे निकाल कर वहां आते हैं, शहीद स्मारक पर आते हैं, तो कहीं ना कहीं पारदर्शिता के साथ एसआई की भी जांच हो सकती है। एसआई में अब लोग कह रहे हैं, 2 सवाल उठ के आ रहे हैं एसआई भर्ती के लेकर। एक सवाल आ रहा है, कई अभ्यर्थी मैसेज कर रहे हैं, कई अभ्यर्थी अशोभनीय भाषा का भी प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि कई अभ्यर्थी पोस्टपोन कराना चाह रहे थे, कई अभ्यर्थी कह रहे हैं कि भर्ती रद्द करो। लेकिन साथियों, आज भी इस भर्ती को लेकर मैं जब सचिवालय गया, कुछ अधिकारी से मुलाकात की, तो उन्होंने एक दो टूक शब्दों में बात कही कि आपने कहा बताइए आपके पास क्या क्या सबूत है। मैंने कहा सोशल मीडिया पे ये चीज मुझे प्राप्त हुई है, ये सब जगह वीडियो आ रहा है, ओमार शीट आ रही है। इसके अलावा जो व्हाट्सएप पे जो पेपर भेज रहे ये न्यूज में आ रही है, तो ये फर्जीवाड़ा हुआ ना, इससे पेपर लीक हुआ ना। तो उनका सवाल था नहीं, इसकी जांच होगी, जांच होनी चाहिए, जांच होगी, जांच में पता चलेगा कि ये जो व्हाट्सएप के द्वारा भेजा गया वो कहां कहां पहुंचा, किस किस के पास पहुंचा, कितना फैला। उसके बाद ही, जांच के बाद ही पेपर लीक को लेकर रद्द करने का निर्णय होगा। उससे पहले आप बता दीजिए कौन कौन लिप्त है, आप बता दीजिए मार्कशीट किसकी है। आप तो उसमें देख के बता रहे हो जयदू कुमार की है, लेकिन ये बताओ कहां कहां पेपर आउट हुआ, आप साबित करिए। तो साथियों, आप लोग रद्द की मांग कर रहे हो, लेकिन मैं मांग कर रहा हूं एसओजी से जांच हो, पता चले कि उसमें कौन कर्मचारी, कौन कौन किस किस के पास वो पेपर पहुंचा, कहां कहां पहुंचा और कितनी बड़ी गड़बड़ी हुई। एसओजी जब ही निष्पक्ष जांच करेगी जब हजारों की संख्या में हम लोग वहां दबाव डालेंगे। अब कई लोग कह रहे हैं, एक सीधा सा सवाल नीचे आएगा, कमेंट आएगा, आप जो लोग समझदार अभ्यर्थी हैं वो जरूर इस बात को चिंतन और मनन करना सोचिए। अभी कुछ लोग कमेंट करेंगे एसओजी तो राजस्थान सरकार की है, सरकार दबा देगी और ये रद्द नहीं होगा, हमारे साथ धोखा होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, लाइब्रेरियन का पेपर हो, चाहे वो जेएन डिग्री का पेपर हो, मैं खुद 12 दिसंबर को एसओजी के जो चीफ, उनसे मैं खुद मिलकर आया था। अशोक राठौड़ जी को मैं खुद ज्ञापन देकर आया था, माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय भी गया था और माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हुई थी और एसओजी को वो जांच सौंपी गई। जब हमने मांग की और अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया, उसके बाद जांच सौंपी गई और सारे सबूत सौंपे गए, जांच हुई और उस भर्ती को रद्द करना पड़ा। लाइब्रेरियन में आपने देखा होगा, पुलिस ने पकड़ा और उसको रद्द करना पड़ा, क्योंकि साथियों जहां सबूत होंगे, जहां जांच होगी, जांच में अभी हमारे सामने
मार्कशीट आ रही है, वीडियो आ रहा है हमारे सामने, जो अखबार में की जो कटिंग आ रही है कि उन्होंने व्हाट्सएप किया, वो चीजें आ रही है, लेकिन वो चीजें नहीं आ रही कि पेपर कहां कहां तक पहुंचा है, कौन कौन लिप्त है, कहां का ये प्रसार हुआ, कितने, क्योंकि ये सारी चीज एसओजी जांच करेगी कि वास्तव में ये इतना फैला है, तभी वो भर्ती रद्द हो पाएगी। इसके लिए सरकार के और एसओजी निष्पक्ष जांच करे, उस पर दबाव बने, उसके लिए ही हम 20 तारीख को इकट्ठा हो रहे हैं। साथियों, कुछ लोग आपको गुमराह करेंगे, नहीं उपेंद्र यादव रद्द की मांग नहीं कर रहा, उपेंद्र यादव रद्द के लिए नहीं कह रहा। अरे अभी रद्द के लिए तब जांच तो उनको करना पड़ेगा। हमारे पास 3 के अलावा चौथा क्या सबूत है, क्योंकि उनको कड़ी से कड़ी जोड़नी पड़ेगी। क्योंकि उसी समय जब जैन डिग्री का मामला था, मैं खुद एसओजी में जाने वाला था। आप मेरी फेसबुक ट्विटर पर जाके देखिए, मैं खुद अशोक राठौड़ जी से मिलने वाला था, एसओजी की मांग की थी और एसओजी को वो मांग जांच सौंपी गई और वो जांच में वो गड़बड़ियां पाई गई और भर्ती रद्द हुई। वही लाइब्रेरियन की भर्ती रद्द हुई। तो साथियों, विश्वास तो आपको करना होगा, लेकिन निष्पक्ष जांच हो, सरकार करवाए और एसओजी करे, उसके लिए आप लोगों को 20 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में आना होगा, दबाव बनाना होगा। सवाल कई लोग उठा रहे हैं कि उपेंद्र यादव तो सरकार से मिला हुआ है, उपेंद्र यादव तो सरकार के कहने पे काम कर रहा है। ऐसे मैं इन लोगों को पूछना चाहता हूं, तुम्हारी इतनी घटिया सोच है, आप लोगों को गुमराह कर सकते हैं। सरकार से मिला होता तो उत्तर प्रदेश में जाके मैं लाठियां नहीं खाता, अनशन मुझे करना नहीं पड़ता, आईसीयू में एडमिट नहीं होना पड़ता और पीसीसी के बाहर लाठियां नहीं खाता या धरने पे नहीं बैठना पड़ता। या जो भी काम करवा रहे संघर्ष से करवा रहे, जहां सरकार की गलती होती है खुला विरोध करता हूं और संघर्ष करता हूं, लेकिन सीधा बस यही है, अरे कम से कम कुछ नहीं कर सकते हो तो बीच में किसी को परमिट करने की आवश्यकता नहीं। और तुम में दम है तो तुम कर लीजिए, मैं कौन सा कह रहा हूं। आप लोग, आपका प्रतिनिधिमंडल राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय में आया, उन्होंने अपनी पीड़ा रखी कि साहब हमारी इसकी जांच होनी चाहिए, कम से कम हमें न्याय मिलना चाहिए। तो मैंने कहा हम आपके साथ हूं। उनसे बात होने के बाद ही 20 तारीख डिसाइड की कि 20 तारीख को हम पुलिस प्रशासन से बात की, कल मैं लेटर पूछाऊंगा और परमिशन लेकर आप लोगों के लिए प्रदर्शन करें। किसके लिए? आप लोगों के लिए करें, कम से कम पता तो चलेगा। आप बताओ, आप सोचिए, जांच होगी तभी तो पता चलेगा कि इसमें कितने लोग लिप्त है, कौन कौन लिप्त है और कहां का पेपर आउट हुआ। वो जांच तो होगी, हम प्रदर्शन करेंगे, लेकिन जांच के साथ साथ एक चीज सबसे बड़ी हमें मांग रखनी होगी। सुन लीजिए, जो सबसे बड़ी मांग है कि जब तक एसओजी की जांच नहीं हो जाती, जब तक एसआई भर्ती 2021 का परिणाम जारी नहीं किया जाए, सुन लीजिए, यह सबसे बड़ी मांग है, परिणाम जारी नहीं किया जाए, परिणाम पे रोक रहे जब तक एसओजी की जांच नहीं हो जाए। और यदि तुम लोग हजारों की संख्या में आप लोग आते हो, वहां बात रखते हो, अरे मेरी आवश्यकता नहीं, आप खुद भी उतर जाइए। लोकतंत्र में भीड़ तंत्र की बड़ी आवश्यकता है। मुझे आप समझते हो कि नहीं, आप लोग आए तो मैं आपकी बात उठा रहा हूं, लेकिन लोकतंत्र आप भीड़ के साथ उतरोगे तो कहने कि सरकार पर एसओजी भी दबाव होगा। और एसओजी कि उनको पता है कि जो हजारों की भीड़ इसलिए उतरी है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, तो वो निष्पक्ष जांच करेगी। और निष्पक्ष जांच जिस प्रकार जैन डिग्री का भी हुआ रहा था, उस समय भी लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उस समय मैं एसओजी में जाके आया था, एसओजी को जान दी कि विश्वास तो हम लोगों को करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए लोकतंत्र में दबाव भी बनाना पड़ेगा। जो लोग कह रहे हैं कि रद्द की तो सीधी मांग नहीं कर सकते, क्योंकि वो जब हम आवाज उठाएंगे तो वो कहेंगे भैया हम जांच करेंगे। तो कम से कम जांच में जितने लिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें और कड़ी से कड़ी जोड़े और जल्द से जल्द जांच करके और इसके अंतिम निर्णय से पूछे, यदि वास्तव में ये सारी घटनाएं सही हैं और ये ज्यादा वास्तव में हर जगह फैला है तो उसको रद्द तुरंत करना चाहिए, तुरंत करना चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, हमारी मांग है। लेकिन जब तक इसका जांच नहीं हो जाए एसओजी से, तब तक इसका परिणाम जारी नहीं होना चाहिए, परिणाम पे रोक होनी चाहिए, यह मांग हम कर रहे हैं। यदि आप लोग, मुझे पता है काफी लोग ये कहते हैं उपेंद्र यादव तो सरकार से जुड़ा, उनकी भाषा बोल रहा है, उनकी भाषा बोलता तो वह धरना प्रदर्शन की 20 तारीख नहीं करता। रही बात 10 तारीख के लिए कह रहे हो कि उपेंद्र यादव 10 तारीख को इकट्ठे हजारों को किया, घर बैठ गया। आप बता दीजिए, उसके बाद मेरे बाद भी प्रदर्शन था, उसको वो भी एक दिन बाद स्थगित हुआ। माननीय किरोड़ी मीणा जी कई बार आंदोलन करते हैं, क्या उनकी वार्ता के बाद उनका आंदोलन स्थगित नहीं होता है? कोई भी राजनेता कोई आंदोलन करता है तो वार्ता भी होती है, और वार्ता में जब उनसे मुलाकात होती है तो वार्ता भी करनी पड़ती है और आश्वासन जो देते हैं, क्योंकि किसी के अंदर घुस के थोड़ी देख सकते हैं। भाई वो कहेगा हम ये कर रहे हैं, हम एसओजी को जांच दे रहे हैं, हम निष्पक्ष कर रहे हैं, तो हमें भी मानना पड़ेगा ना। ये मेरी नहीं, 10 तारीख को भी आप मेरे ट्विटर पर जाके देख लीजिए, 9 तारीख को शाम को यह कहा गया कि आपको परमिशन नहीं दी गई, लिखित में हमें लेटर दे दिया गया। 5 जुलाई को मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मुझे नहीं बताया गया, जब मेरा धरना समाप्त हुआ तो मुझे बताया गया कि तेरे खिलाफ एक मुकदमा और है मानसरोवर थाने में।
435 नंबर का जो मुकदमा मेरे खिलाफ दर्ज किया गया वो किस लिए, केवल मेरे कार्यालय में लड़के आते हैं, कोरोना में लड़कों को इकट्ठा किया, मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। वो भी रणनीति के तहत मुकदमा दर्ज किया गया कि 10 तारीख को मैं नहीं हटता हूं तो कहीं ना कहीं एक मुकदमा वो दर्ज करेंगे और जैसे वो जमानत लेगा दूसरे मुकदमे में अंदर डाल देंगे, 1-2 महीने के लिए उपेंद्र यादव को फिट कर देंगे। लेकिन 10 तारीख को हटने का केवल एक ही कारण था कि आपने देखा कि माननीय सांसद किरोड़ी जी पीछे हट गए थे कोरोना की वजह से, और कोरोना की वजह से क्योंकि किसी बेरोजगार की मैं मुकदमा दर्ज कराना नहीं चाहता था। और वहां जो अधिकतर लोग आए थे, फर्स्ट ग्रेड के लोग आए थे, वो कह रहे कि रीट की तैयारी कर रहे हैं। कई ऐसे लोग थे जो जाने वाले थे, क्योंकि सारी परिस्थितियां देखने के बाद ही हमने निर्णय लिया कि कोरोना महामारी है, मुकदमा दर्ज मेरे हो जाए, एक नहीं 1000 मुकदमा दर्ज हो जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन किसी बेरोजगार का मुकदमा दर्ज नहीं हो, क्योंकि कोरोना का बहाना उनके पास था। इसलिए सर्वसम्मति से बात होने के बाद और वार्ता में, जैसे रीट 2016 का भी काम हुआ और कुछ काम अब 21 तारीख को भी मीटिंग है विभाग, पहले शिक्षा विभाग की मीटिंग 15 तारीख को हुई है और हमारे जो मांग पत्र हमने दिया था, और 21 तारीख को फिर मेडिकल चिकित्सा विभाग की भर्तियों की मीटिंग है। आप देखना जो जो मांग रखी थी उसमें से कई समस्याओं का हल होगा, हम संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन साथियों, जो लोग मेरे प्रदेश के युवा साथियों को जो भ्रमित कर रहे हैं, मैं आपको कहना चाहूंगा आप मनन और चिंतन करिए, ये लोग कुछ नहीं करना जानता। यदि उनमें दम है तो मेरा चैलेंज है कि हमने एक दिन के लिए प्रोग्राम किया था हजारों की संख्या में, तुम इकट्ठा करके बता दीजिए। तुम 5 लोग तुम्हारे पास नहीं आते क्योंकि तुम लोगों पर विश्वास नहीं, तुम झूठे इंसान हो, भ्रमित करने वाले इंसान हो। यहां लाखों प्रदेश के बेरोजगार का विश्वास है, क्योंकि बिना निस्वार्थ लोगों के लिए दिन रात मेहनत करता हूं और रोज, और आंदोलन के बाद लोग घर चले जाते हैं। विधानसभा का जो वहां नेताओं से मेरे कई लोगों से बात हुई, विधानसभा में भी सवाल उठवाने की कोशिश की। इसके अलावा खुद चाहे मुझे चिकित्सा विभाग में जाना हो, चाहे डीओपी में जाना हो, चाहे सीएमओ में जाना, उसके बाद भी मैं हर फाइल के पीछे भागता हूं, घर नहीं बैठता, कोशिश करता हूं मिलकर अधिकारियों से निवेदन कर करके कि उसका काम प्रगति तेज हो, उनका काम जल्दी हो, उनको न्याय मिले। मैं भागता हूं, मैं बैठता नहीं हूं। धरना प्रदर्शन आंदोलन के बाद नेता लोग एक दिन अखबारों में छाने के बाद घर चले जाते हैं। आप लोग आते हो सहयोग करने मेरे बेरोजगार साथी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं एक दिन नहीं बैठता, मैं पीछे पड़ता हूं कि साहब हमारा समझौता होता, आपने वार्ता की थी, ये करिए, मैं पीछे भागता हूं आप लोगों के लिए। लेकिन जो आपको परमिट कर आइए बैठिए, मैं दम दो, चैलेंज दे रहा हूं बैठिए, लेकिन वो नहीं बैठेंगे। वो केवल कमियां निकालना जानते हैं कि उपेंद्र यादव ने 10 तारीख को बुलाया और वापस भेज दिया। ये नहीं देखते कि कोरोना में जो गृह विभाग का आदेश जारी हुआ था, 9 तारीख को शाम को लिखित में पकड़ा दिया था कि नहीं आपको निकालने देंगे। ये नहीं देखते कि अगले में कलेजा था, 9 तारीख को मना करने के बावजूद भी वह 3000 लोग इकट्ठे हुए और किसी के मुकदमा दर्ज नहीं होने दिया, सरकार तक आवाज बुलंद की। जब बड़े बड़े नेताओं के आप आंदोलन नहीं देखते हो, वो एक दिन केवल वो आंदोलन का यही है कि सरकार तक दबाव बनाया जाए कि वो प्रक्रिया तेज हो। और महापड़ाव उठाने की फरवरी में डाला था, उस समय यह कोई गृह विभाग का आदेश नहीं आया था, और जैसे ये आदेश अस्थिर होता है, जैसे सामान्य स्थिति होती है, तो महापड़ाव भी डालेंगे, फिर देखेंगे कौन उठाता है वहां से, महापड़ाव भी डालेंगे। क्योंकि कुछ भर्तियां तब तक पूरी हो जाएंगी, जिन भर्तियों का काम नहीं होगा उनके लिए मैं जी जान से उनके लिए संघर्ष करता रहूंगा, लड़ते रहेंगे। कानून बनाने की सख्त आवश्यकता है। बाहरी राज्यों का कोटा समाप्त हो, राजस्थान के बेरोजगार को प्राथमिकता मिले, इंटरव्यू प्रथा समाप्त हो, और जो तमाम भर्तियों को लेकर जो लंबित है, नई भर्तियों की हम मांग कर रहे हैं, उनको लेकर हम संघर्ष करें। साथियों, अभी शिक्षा मंत्री से मेरी मुलाकात हुई थी, उसमें आपने देखा होगा शिक्षा विभाग में 19,000 पदों पर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड पीटीआई भर्ती की घोषणा हो। शिक्षा मंत्री का बयान भी आया, लगातार कोशिश कर रहा हूं कि जल्द से जल्द इन पदों का वर्गीकरण हो, भर्तियों की घोषणा हो और इस प्रकार कैलेंडर जारी हो कि बेरोजगार अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर सके। कोशिश 19,000 के लिए करो और जल्द ही इस संघर्ष में भी हमें सफलता मिलेगी। अभी सब लोग चुप है, जब इसकी सफलता मिलेगी तो लोग कहेंगे हमने करा दिया। लेकिन शुरू से लेकर अब तक इसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। वही चिकित्सा विभाग की प्रयोगशाला सहायक 1534, रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, ये तमाम भर्तियां लंबित है, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। साथियों, अलग अलग विभागों के मांग पत्र हमने सौंपे थे, चाहे वो ऊर्जा विभाग का हो, चाहे पंचायत राज विभाग का हो, चाहे शिक्षा का हो। अलग अलग विभागों को लेकर मीटिंग, 15 तारीख को शिक्षा विभाग की मीटिंग हुई। अब 21 तारीख को मीटिंग प्रस्तावित है सीएमओ के अधिकारी प्लस विभाग के अधिकारियों के साथ चिकित्सा विभाग की, जिसमें प्रयोगशाला सहायक भर्ती है, रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन है, सीएचओ की वेटिंग है। इसके अलावा ईसीजी के 2 अभ्यर्थी वो हैं, नर्सिंग भर्ती 2013 है, जामिया प्रकरण 2000, नर्सिंग भर्ती 2018 का मामला है, 2013 नर्सिंग के साथ आयुर्वेद नर्सिंग भर्ती का मामला है, वार्ड बॉय का मामला 2013 वाला। इसके अलावा साथियों, नई भर्तियों की, चाहे वो दंत चिकित्सक हो, नेत्र सहायक हो, रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन हो, नर्सिंग भर्ती एनएमजीएनएम हो, जो नई भर्तियों के साथ साथ
लंबित भर्तियों को लेकर एक स्पेशल मीटिंग है, क्योंकि वो हमारे मांग पत्र पर, क्योंकि हमने उस दिन जब ज्ञापन दिया था उन्होंने कहा था कि इस पे लेकर विभागों की मीटिंग भी बुलाएंगे, तो पूरी कोशिश करें स्पेशल एक विभाग सीएमओ के अधिकारियों के साथ मीटिंग हो तो कुछ तो निकल के आए। रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन 120 और 352 लोग हैं रेडियोग्राफ लैब टेक्नीशियन, उनकी ज्वाइनिंग आदेश जल्द से जल्द हो। न्यायालय में 29 तारीख को जो सुनवाई है उसमें फाइनल निर्णय हो, जिससे एक और सूची जारी हो सके। रेडियोग्राफ की लैब टेक्नीशियन की एक और सूची 22 तारीख के बाद जारी होगी। इसी के 2 अभ्यर्थियों को राहत मिले, न्याय मिले। इसके अलावा नई भर्तियों की मांग है, और जो सीएचओ की जो वेटिंग 1500 प्लस अभी तक अन्य कई जिलों की बाकी थी और जिलों की लगभग आ चुकी है, 1500 करीब रिक्त पदों की उनके पास सूचना आ चुकी है, तो उसकी वेटिंग सूची सीएचओ की जल्द से जल्द जारी हो। चाहे दंत चिकित्सक हो, चाहे नेत्र सहायक हो, चाहे जो नई भर्तियों की जो मांग कर रहे हैं लिखित में हो, और उनकी विज्ञप्तियों की घोषणा जल्द से जल्द हो। वो भी 21 तारीख की मीटिंग में है। मैंने ट्वीट के माध्यम से, क्योंकि मैं भूल भी जाऊंगा तो ये मत कहना, मैंने ट्वीट में और फेसबुक पे अधिकतर उन भर्तियों का जिक्र मैंने कर दिया है। चिकित्सा विभाग की भर्तियों की मीटिंग 21 तारीख को प्रस्तावित है। मैं प्रस्तावित क्यों बोल रहा हूं, कई बार किसी कारणवश आगे पीछे भी हो सकती है, लेकिन 21 तारीख को प्रस्तावित है, दोपहर बाद प्रस्तावित है, इन भर्तियों को लेकर प्रस्तावित है। यह हमने जो प्रयास किया उसको लेकर, क्योंकि जो रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन 120 352 जो अभ्यर्थी चयनित है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरा प्रयास यही है कि अगले वीक में आपके ज्वाइनिंग आदेश करवा दूं, जिससे आपके चेहरों पे खुशी आए। ईसीजी के 12 अभ्यर्थी भी वंचित है, उनके भी जल्द से जल्द ज्वाइनिंग आदेश और उसके अलावा 2 अभ्यर्थी दिव्या और राहुल को न्याय मिले, इसके लिए भी प्रयासरत हम साथियों। इसके अलावा जो नई भर्तियों में चाहे सूचना सहायक हो, चाहे वो प्रोग्रामर की भर्ती हो, चाहे वो टेक्निकल हेल्पर के लिए, टेक्निकल हेल्पर के जो अभ्यर्थी है, मैं आज भी बीडी कल्ला जी से मैं खुद मिलकर आया था। लेकिन एक बात की मुझे दुख है कि जो लोग कह रहे थे कि कॉमर्शियल असिस्टेंट का पेपर और पटवारी की एग्जाम एक साथ है, कुछ लोगों को मेरे पास फोन आया। उसके बाद मैंने कल बीडी कल्ला जी के पीए साहब को फोन किया कि साहब मुझे मिलना, उन्होंने आज 10 बजे का टाइम दिया। उन अभ्यर्थियों को मैंने कहा कि आप कल सुबह 10 बजे आ जाए। एक भी अभ्यर्थी नहीं पूछा। फोन पे तो बहुत लोग कह रहे थे साहब हम पटवारी के एग्जाम दे या बिजली विभाग की भर्तियों के एग्जाम दे। मैंने कहा आप आ जाइए, आपकी पीड़ा रखूंगा। एक भी अभ्यर्थी नहीं पूछा वहां। टेक्निकल हेल्पर भर्ती के लिए मंत्री जी ने कहा कि मैंने जो विज्ञप्ति की जो फाइल थी उसको अनुमोदन कर दिया, मैंने भिजवा दिया और जल्दी विज्ञप्ति आ जाएगी। मैंने उनको वादा याद दिलाया, आपने सितंबर के लिए कहा था, तो उन्होंने मुझे विश्वास फिर एक बार दिलाया सितंबर के लिए। तो टेक्निकल हेल्पर की 1512 पदों पर जो विज्ञप्ति जारी होनी है उसके लिए प्रयास करें। एक बार विज्ञप्ति जारी हो, पदों की संख्या बढ़ाई जाए, उसके लिए प्रयास करेंगे। लेकिन विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो, इसी महीने में जारी हो, उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। हालांकि अभ्यर्थी जो आए नहीं, कोई बात नहीं आई तो, लेकिन जो मैंने आपसे वादा किया था कि आपकी विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी करवा के, क्योंकि उस समय साफ मना कर दिया गया था, लेकिन आपकी भर्ती के पद स्वीकृत करवाना और भर्ती निकलवाना जो वादा जो मैंने किया था वो पूरा करूंगा। कोशिश यही है कि सितंबर में आपकी विज्ञप्ति जारी हो। इसके लिए आज भी मैं बीडी कल्ला जी मंत्री से मैं खुद मिलकर आया हूं। 2012 वाले मामले में अभी तक जब तारीख आएगी सुप्रीम कोर्ट की, जब तारीख आएगी, अभी तो जो चैम्बर कोर्ट में जब मेन तारीख आएगी उससे पहले विभाग की मीटिंग होगी जिसमें मैं मौजूद रहूंगा कि वहां क्या जवाब दे रहे। एक बार तारीख आने के बाद ही विभागीय मीटिंग आयोजित करवाकर आपके अभ्यर्थी मौजूद रहेंगे उस समय। क्योंकि अभी यह मामला मैं आज भी सीएमओ जाके आया था, 15 तारीख को मैं सीएमओ जाके आया था, लेकिन मैं जानबूझकर अभी मीटिंग के लिए नहीं कहा, क्योंकि जब तारीख हमें मिल जाएगा इतनी तारीख को, तो उस समय जब तारीख रहेगी तो उस समय मीटिंग करवाकर उस काम को करवाना है। अभी तक अन्य जो कामों में मैं बिजी हूं। एक बार तारीख का इंतजार है, क्योंकि चैम्बर कोर्ट में क्या होता है उसके बाद, शायद आज 17 तारीख बता रहे थे चैम्बर कोर्ट में, देखते हैं मैं लाइव होने के बाद उनसे पूछूंगा कब क्या हुआ। लेकिन जब तारीख मिलेगी उससे पहले जो चीजें अभी पॉजिटिव है, कुल मिलाकर मैं आज चर्चा में रेगुलर कर रहा हूं 2012 के लिए। आपके अभ्यर्थी जो भी है तीनों, चाहे हवा सिंह जी हो, चाहे पंकज जी हो, श्याम हो, और चाहे धनराज और चाहे नमो नारायण हो, हम उनको मैं बुलवा लूंगा। पॉजिटिव अभी तक मामला, और हमारे संघर्ष की जीत जरूर होगी, आपके चेहरों पे खुशियां जरूर आएगी। साथियों, जो किराया माफ, जो बसों का किराया माफ वाला जो मामला था, अब 5 दिन तक, 5 दिन पहले और 5 दिन बाद तक आप लोग आ सकते हो। अच्छी पहल है ये, सरकार को धन्यवाद, कम से कम किराया माफ किया है प्रतियोगी परीक्षाओं का। नहीं, प्रवेश पत्र डाल दिए वो तो, इसके रीट के प्रवेश पत्र के लिए मुझे रविंद्र ने बताया कि डाल दिए। कई लोगों को फोन आ रहे थे, तो रीट के प्रवेश पत्र डल चुके हैं। और जो 5 दिन पहले, मैं एक चीज और अपील करना चाहूंगा, भैया संख्या ज्यादा है, 16 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी है, 1-2 दिन पहले घर से निकल जाइए। रहने की व्यवस्था आपको करनी है, क्योंकि आप चले गए वहां पूछोगे, एक दिन पहले पूछोगे या उस दिन पूछोगे, पता नहीं उस दिन सेम डे पूछ नहीं पाओ, तो 1-2 दिन पहले घर से निकल जाए। संख्या ज्यादा होगी, भीड़ भड़ाका होगा, इसलिए
आपको परीक्षा देने अपना भविष्य बनाना है तो पहले पहुंच जाए। और आपको संदिग्ध कोई चीज दिखे तो संबंधित पड़ोसी पुलिस को जहां भी सूचना देना है कि भैया ये संदिग्ध है, कुछ गड़बड़ियां चल रही है, आप जरूर शिकायत करें। आप भी अपना फर्ज निभाए फर्जी लोगों को पकड़वाने में। रीट 2016 के अभ्यर्थियों को तो खुशखबरी मिल गई। 18 वाला जो सुनवाई है 20 तारीख को, इस संबंध में मैं 3 बार वार्ता करवा दिया, खुद ले जाता हूं। मैं जितनी मदद हो रही है उनकी मदद कर रहा हूं कि 20 तारीख को फाइनल फैसला हो जाए। निर्णय न्यायालय को करना, लेकिन कम से कम फाइनल फैसला हो, जिससे जो अभ्यर्थी कितने दिनों से, कई महीनों से धरना दे रहे हैं, उनका धरना समाप्त हो। पूरी कोशिश कर रहा हूं मैं उसके लिए। सेकंड ग्रेड भर्ती 2018 के अभ्यर्थी 15 तारीख को हम करीब शाम को मुलाकात हमारी निदेशक महोदय जी से शिक्षा संकुल में हुए थे। अभ्यर्थी 7 मौजूद थे और निदेशक महोदय जी ने कहा था कि जल्द आपको खुशखबरी मिल जाएगी। उन्होंने 21 तारीख बोला, जबकि पहले ही आज उनके मंडल आवंटन के जो परिपत्र के लिंक ओपन हो गया है और जल्दी ही उनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। अब मंडल आवंटन के लिए जो पत्र लिंक ओपन हो गया है, तो ये अच्छी खबर है। धन्यवाद मैं निदेशक महोदय जी को। अभ्यर्थी जो 7 आए थे, 7 ले जाकर उनकी वार्ता करवाई और उनके सामने परिणाम है। 2016 वाला मामला की जो फाइल है जो डीओपी में है, आज गया था, आज मुलाकात नहीं हो पाई। मैं सोमवार को जाकर डीओपी सेक्रेटरी साहब से मिलकर इस फाइल को 2016 सेकंड ग्रेड की मैं निकलवाने की कोशिश करूंगा। कंप्यूटर भर्ती का कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का सिलेबस एससीएस साहब के पास ये फाइल है, अंतिम स्टेज पे, यानी कि निदेशक महोदय जी बीकानेर की तरफ से सिलेबस की जो फाइल है वो यहाँ शिक्षा विभाग में एससीएस पीके गोयल जी के पास है। उनसे सोमवार को मिलकर इसको जल्द से जल्द सिलेबस जारी करवाने की कोशिश है। सोमवार को उनसे मैं मुलाकात करूंगा कि जल्द से जल्द कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का सिलेबस जारी हो। पंचायत राज जैन भर्ती के लिए स्पेशल मैंने वीडियो डाला था, तो नए नियमों को हरी झंडी मिले, मैं प्रयास कर रहा हूँ नए नियम बना के जिससे ये भर्ती की आपकी विज्ञप्ति जारी हो। और आप लोगों को मैंने कहा था कि आपके अभ्यर्थी मुझसे आके मिले जिससे अब स्पेशल इसके लिए कुछ कर सके, अभी तक कोई नहीं आया, मिल लीजिए। इसके लिए स्पेशल हम सब मिलकर रणनीति बनाकर जल्द से जल्द विज्ञप्ति निकलवाने का प्रयास करेंगे। परिचालक भर्ती 2010-11 साथियों, परिचालक भर्ती में करीब 212 के लोग नहीं आए थे, उनको एक और मौका दिया गया है क्योंकि कोर्ट में भर्ती नहीं अटके। पुरानी भर्ती थी 461 अभ्यर्थियों की, कुछ लोग नहीं आए तो उनको एक बार और 10 दिन का मौका दिया गया है। ऐसे में उसके बाद अंतिम मौका, उसके बाद इनके नियुक्ति के आदेश जारी हो जाएंगे। अधिकारियों का कहना था कि पुरानी भर्ती है, हमने जब नोटिस दिया तो कई घरों के एड्रेस चेंज होंगे, कई के मोबाइल नंबर चेंज होंगे, उन तक नहीं पहुंचा होगा, इसलिए एक और मौका दिया, भर्ती कोर्ट में नहीं अटके। तो इसलिए ज्वाइनिंग जैसे ही इनकी अवधि खत्म होगी, जिन लोगों का सहमति असहमति मिल जाएगी उन लोगों की ज्वाइनिंग आदेश हो जाएंगे। पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013, इस विभाग की भी मीटिंग जल्द होगी। शिक्षा की हो चुकी है, मेडिकल की 21 तारीख को प्रस्तावित है। उसके बाद आपकी भर्ती को लेकर जो पंचायत राज की उनको लेकर के पंचायत राज जैन भी है, पंचायत राज एलडीसी भी है, तो इसकी मीटिंगों की कोशिश ये रहेगी जल्द से जल्द आपका कैलेंडर जारी हो। शिक्षा विभाग 19,000 वाला वर्गीकरण जल्द से जल्द जारी है, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। साथियों एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जो तमाम लोग मेरा वीडियो देखते हैं, बाद में देखते हैं, कई लोग लाइव देखते हैं, ट्विटर पे मैं अपडेट डालता हूं, यूट्यूब पे डालता हूं। यूट्यूब पे 1 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं और ट्विटर पे करीब 3,88,000 लोग सब्सक्राइबर है। फेसबुक पे भी 1 लाख होने वाले हैं। मैं तमाम मेरे जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे यही कहना चाहूंगा, जो लोग कमेंट कर रहे हैं, जिनकी आईडी आप चेक करिए, ये केवल कई लोग गुमराह कर रहे हैं, जो लोग भद्दी टिप्पणियां कर रहे हैं, मैं डरने वाला नहीं हूं क्योंकि सच के लिए लड़ता हूं। क्योंकि जब बेरोजगारों पर, युवाओं पर संकट आता है तो मैं साथ खड़ा रहता हूं। और आप इतना विश्वास दिला दो एसआई भर्ती 2016 के अभ्यर्थियों को, क्योंकि एसओजी की जांच हो, एसओजी के अधिकारियों से हम मिलेंगे और लगातार उनके संपर्क में रहेंगे। और ये लोग ये कह दिया कि वास्तव में गड़बड़ी हुई है, क्योंकि एसओजी के अभ्यर्थी, उनके भी परिवार में कोई ना कोई सदस्य होता है और हम मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। एसओजी के सदस्यों ने जांच में यह कह दिया कि इसमें वास्तव में फर्जीवाड़ा हुआ है, वास्तव में पेपर ज्यादा फैला है, लीक हुआ है। तो साथियों मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूं, ये वीडियो रखना, मैं किसी भी हालत में पीछे नहीं हटूंगा, चाहे पूरी कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़े, क्योंकि मैं किसी पार्टी विशेष का व्यक्ति नहीं हूं, मैं युवा बेरोजगारों का हूं। लेकिन उससे पहले यह जांच होना अनिवार्य है कि पेपर कहां कहां पूछा, कौन कौन लिप्त है, कैसे गया, ये चीज अपन को सबके सामने आना चाहिए। क्योंकि हम आवाज उठा रहे हैं तो कब से एसओजी के पास भी मामला जाएगा तो वो जांच करेगा, तभी तो पता चलेगा। तो ये चीज सबके सामने आनी चाहिए। तो जांच पहले प्राथमिकता है
और जब तक परिणाम जारी नहीं किया जाए, जब तक जांच नहीं हो जाए। 26 तारीख को इसी को लेकर, लेकिन इस पे कानून बने, क्योंकि आज नीट में हुआ, फिर एसआई में हुआ, और भर्तियों में होगा, इसलिए कानून सख्त से सख्त बने तमाम भर्तियों के अभ्यर्थियों से, चाहे वो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रीट की तैयारी कर रहे हैं। 20 तारीख को सुबह 10 बजे शहीद स्मारक पे एक बार जरूर पूछे, क्योंकि खुलासा के साथ कानून जल्द से जल्द बनना चाहिए, जिससे किसी बेरोजगार के सपनों के साथ कुठारघात नहीं हो। एक बार मैं फेसबुक पर जरूर मैं कमेंट देख लेता हूं, किसी को जवाब देना है तो मैं देने की कोशिश करूंगा। कैसे गया 1534 की मीटिंग मैंने बता दिया, 21 तारीख को मीटिंग है। पुलिस भर्ती 2018 की जो मीटिंग अभ्यर्थी जो मीटिंग हुई थी, जो आपका कृष्ण कुमार मीटिंग में साथ था, जो मंत्रिमंडल की जो समिति की जो मीटिंग हुई थी, उन्होंने यह कहा रीट की और जो सूची आई है वो कोर्ट के आदेश से आई है। हमने, आप भी कोर्ट का आदेश बता दीजिए, हम निकाल देंगे। कोर्ट के आदेश की कॉपी उन्होंने मांगी थी। पशुधन सहायक भर्ती की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो। सुरेंद्र सिंह जी, फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी कराने की घोषणा कराने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, पीटीआई के लिए पूरी कोशिश कर रहा हूं। रामकेश भाई, अभी आज ही मिलके आया हूं मैं, टेक्निकल हेल्पर के लिए कोशिश कर रहा हूं। मुकेश जी, मैंने पहले भी कहा कोर्ट एलडीसी भर्ती, देखिए यह जोधपुर का है, मैं जयपुर से निकल नहीं पा रहा, मैं माफी चाहता हूं। यहाँ जयपुर में होता मैं जाकर आपके लिए कोशिश करता, जोधपुर नहीं जा पा रहा, लेकिन कोशिश करूंगा टाइम निकाल के जाने के। राजकुमार जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। एक चीज, कमेंट तो लंबे चल रहे हैं, मैं एक चीज और लास्ट में आप लोगों को कहना चाहूंगा। साथियों, सवाल उठाना आसान है। आपको यह लगता है कि मुझसे कोई बेहतरीन काम कर सकता है, वो राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ का अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन जो आरोप, जिस प्रकार कुछ लोग भ्रमित टिप्पणियां करते हैं, आप सोचिए, पिछले 9 साल से सारी राजनीतिक पार्टियों से झगड़ा करके, लड़ झगड़ के, जेल जाके, मुकदमा खा के, अनशन करके, लाठियां खा के, करीब 1.5 से 2 लाख परिवारों को आज सरकारी जॉब मिला, आज वो नौकरियां कर रहे हैं। और आज जब जब संकट आता है, मैं बीच में कूदता हूं उन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए संघर्ष करता हूं, उन लोगों के लिए कोरोना या मुकदमा, मैं वो मुकदमे की कॉपी भी डालूंगा जो 5 जुलाई को मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। 9 तारीख को मुझे कह दिया गया परमिशन नहीं, आप नहीं आओगे, मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। एडिशनल एसपी से मेरी फोन पे बात हुई तो मुझे कहा कि आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, लेकिन मैं जिद्दी था, जोश था, जुनून था कि नहीं, मैं इस दिन आवाज उठाऊंगा, क्योंकि मैं ये कैंसिल कर दूंगा तो ये लोग कहेंगे उपेंद्र यादव डर गया, और उन्होंने ये 10 तारीख का आंदोलन कैंसिल कर दिया। और उस दिन एक ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आप सबको, न मेरे पास गाड़ियां थी, न मेरे पास खाने और आपके लिए नाश्ते की व्यवस्था थी, ना टेंट था। आप लोग एक मैसेज, एक सोशल मीडिया लाइव के माध्यम से 3000 बेरोजगार पहुंचे। अरे मेरे पास बसें और गाड़ियां होती तो कम से कम लाखों की संख्या आज भी जयपुर में इकट्ठा कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास वो पैसा नहीं है। आज भी बेरोजगार संगठन चलाने के लिए मुझे दोस्तों की हेल्प ले लेके मैं कैसे संगठन चला रहा हूं मैं जानता हूं, लेकिन किसी भी गरीब बेरोजगार से एक पैसा नहीं लेता, क्योंकि उनकी परिस्थितियां मैं समझता हूं। ईमानदारी से, मेहनत से, संघर्ष से लड़ाई लड़ता हूं, अपनी जान जोखिम में डालता हूं। मुझे यह पता है कि इन चोरों से, बदमाशों से, जो पेपर लीक गैंग है, फर्जी डिग्री, उनको खतरा है, लेकिन नहीं, हंसते हंसते जान दे दूंगा, लेकिन कभी भी समझौता नहीं करूंगा, कभी भी झुकूंगा नहीं। लेकिन आप कम से कम सोचिए, जो आपको सोशल मीडिया पे भ्रमित करते, कौन आपका साथ देने आता है? नई भर्तियां निकलवाने के लिए मैं चिल्लाता हूं, लंबित भर्तियां पूरी करो उसके लिए चिल्लाता हूं, कानून बनाओ उसके लिए मैं चिल्लाता हूं, कंप्यूटर भर्ती जो संविदा पे आ रही है उसको स्थायी के लिए, जो भर्तियां रद्द कर दी उनको जिंदा करवा कर आप लोगों के लिए भागता हूं। क्या जिम्मेदारी उन लोगों की नहीं है जो एमएलए एमपी आप लोगों ने चुना, जिनको नेता आप लोगों ने बनाया, उनकी जिम्मेदारी है। जिनको आपने वोट दिया, जिनको सत्ता तक पूछा, उनकी जिम्मेदारी। जो एक किसान का बेटा लगातार आप लोगों के लिए आवाज उठाता है, बदले में मुकदमा, लाठियां,
पता नहीं कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आप सब लोग अपनी पीड़ा फोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, लाइव के माध्यम से आप सब लोग पीड़ा रखते हो कि उपेंद्र भाई ये समस्या। कोशिश करता हूं हर बेरोजगार, पीड़ित बेरोजगार को न्याय मिला। कभी आपने सोचा कि मैं आखिरकार आप पीड़ा मुझे मेरे पास, मैं मेरी पीड़ा कहां रखूं? कई बार किसी का फोन नहीं उठा पाता, मैसेज का जवाब नहीं दे पाता। कई लोग ऐसे कमेंट करते हैं, कई लोग ऐसे कहते हैं कि हम 10 तारीख को आए थे आपके लिए। ये नहीं सोचते कि ये व्यक्ति 10 तारीख को भी सामने खड़ा था, सब लोग चले गए, उसके बाद शाम को जाके खाना खाया, पूरे दिन में भूखा धूप में खड़ा रहा, किसके लिए मेहनत कर रहा था। जो 9 तारीख को परमिशन नहीं दी, उसकी कॉपी भी मैंने ट्वीट किया था, पढ़ लेना, लिखित में पूरा लिखा हुआ कि आपको परमिशन नहीं दी जाती गृह विभाग के गाइडलाइन के अनुसार। और जो मेरे मुकदमा दर्ज किया वो भी मैं ट्वीट के माध्यम से बता दूंगा, मानसौर थाने में मेरे मुकदमा दर्ज किया गया। फिर भी नहीं डरा, फिर भी आप लोगों के लिए। अरे भाई, कई लोग कहते हैं कि मैं मिला हुआ सरकार से, कई लोग ये कहते हैं, लेकिन वो लोग ये भूल जाते हैं कि पीसीसी के बाद लाठियां किसने खाई, अनशन किसने किया, उत्तर प्रदेश कौन गया, कौन चुनाव में पर्चे बांट रहा था खिलाफ, कौन खिलाफ, वो चीज भूल जाते हैं। लेकिन यह जरूर है, यदि मैं किसी बेरोजगार के लिए लड़ रहा हूं, माने मुख्यमंत्री अच्छा काम करे तो मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी से कई काम मैं खुद करवा के लाया हूं। जो एसओजी से जो जांच हुई थी, जैन डिग्री की जो रद्द हुआ था, मैंने खुद ने माने मुख्यमंत्री जी से बात की थी और उन्होंने कहा एसओजी के पास मैं देख के आया था, उसके बाद वो रद्द हुई थी। कई ऐसी भर्तियों के कई ऐसे उदाहरण हैं जो मुख्यमंत्री जी, जब मैं 3 मार्च को, जब कोरोना चल रहा था, मैं मिलकर 12,000 एलडीसी की ज्वाइनिंग के आदेश करवाए। अन्य राज्यों में सारी भर्तियों पे रोक लगा दी थी, यहां ज्वाइनिंग के आदेश उन्होंने किए। बहुत कुछ काम करवाया, इसलिए ऐसे व्यक्ति को मैं धन्यवाद इसलिए देता हूं। सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगी, उसको वापस लेकर 874 511 परिवार, 511 जो सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी ली वो, और हाई कोर्ट डिवीजन में इनसे अपील को वापस लिया, उसमें 874। ऐसा पहली बार मैंने सरकार में देखा है जो केस को वापस लेकर ज्वाइनिंग दे रहे। क्या आज मेरे पास 2 दिन पहले एक लेडीज का फोन आया, वीडियो कॉल आया, उसके छोटे से छोटे छोटे बच्चे उदयपुर से, और उसकी मां, पति ने डिवोर्स दे दिया, वो बहुत परेशान दुखी, लेकिन उनके बच्चों ने, उसकी बूढ़ी मां ने कहा थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे परिवार में खुशी लाने के लिए। इस सब को लोग भूल जाते हैं कि एक बंदा भागता है, किसी परिवार में खुशियां तो लेके आता है, लेकिन जहां किसी की आवाज में फोन नहीं उठा पाया, मैसेज का जवाब नहीं दे पाया, और लोगों ने भ्रमित कर दिया कि उपेंद्र यादव तो राजनीति कर रहा है, उपेंद्र यादव तो ये करा सरकार से मिला। बिना सोचे समझे लोग ये समझते कि यार ये इंसान राजनीति कर रहा है, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि यही इंसान जेल जाता है, यही लाठियां खाता है, और आने वाले समय में भी आपको पता चल जाएगा कि मेरे हालात क्या होंगे, या तो जेल होगी या गोली मिलेगी, क्योंकि मैं पूरी दुनिया से आप लोगों के लिए लड़ रहा हूं। फिर भी मैं नहीं घबराता, सीना ठोक के कहता हूं, ईमानदारी से लड़ रहा हूं, लड़ूंगा। और जो लोग ये कहते हैं, मैं कह रहा हूं मेरी गर्दन काट देना या मैं हिंदुस्तान छोड़ दूंगा, गलत तो साबित करके बताओ आप जरा। सोशल मीडिया पे आप लोगों मेरी, क्योंकि काम से मुझे कोई हरा नहीं पाया, सुबह निकलता हूं, शाम तक मैं घर पहुंचता हूं, मेहनत पूरी करता हूं और कोशिश करता हूं मेरे हर बेरोजगार के चेहरे पे खुशी आए। लेकिन कुछ लोग ये ठान के बैठे कि इसको बदनाम कैसे करे, आरोप कैसे लगाए, सरकार का आदमी बता दो। पता है एक समय क्या था, जब मैं शुरुआत में, जब आंदोलन हुआ, जब मैं उस समय जयपुर में, जब पीसीसी के बाहर हंगामा हुआ, जब मुकदमे दर्ज हुए, मुझे जेल में डाला गया, तो यही गैंग क्या कहती थी पता, आप देखना उस समय कमेंट, उपेंद्र यादव सरकार विरोधी है, सीएम के खिलाफ है। अरे सीएम के खिलाफ है इसलिए सीएम काम नहीं कर रहा, ये तो सीएम के खिलाफ है, सरकार विरोधी है, इसलिए जो सरकार के खिलाफ जाएगा काम कैसे होगा। जब मैं सरकार से मधुर संबंध बनाए, कुछ काम करवाए, धन्यवाद दिया और रणनीति में काम करवा रहा हूं, अरे ये तो सरकार का आदमी है। इन लोगों का कोई वैल्यू नहीं, कोई स्थान नहीं है, ये लोग केवल बदनाम करना जानते। लेकिन किसी के बाप से नहीं डरता, सीना ठोक के लड़ता हूं, ना हारा था ना हारूंगा, लड़ूंगा अंतिम दम तक सच्चाई के लिए। अरे इनको भी खुला चैलेंज है, जितना तुम्हें जो करना कर लीजिए, ना डरूंगा ना हारूंगा, लेकिन लड़ूंगा अंतिम सांस तक। तमाम और भर्तियों का जिक्र मैं इसलिए नहीं कर रहा कि आज का जो लाइव था फर्जीवाड़े को लेकर, सख्त कानून को लेकर, 20 तारीख के आंदोलन को लेकर, और जो कुछ मुद्दे जो होने वाले हल उनको लेकर। लेकिन साथियों, मैं कोशिश करता हूं जो कोर्ट में लंबित है और भी भर्तियां वो बाहर निकले, नई भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी हो, और जो 26 जो मैंने सुझाव दिए थे उस कमेटी को वो लागू हो।
लगातार प्रयास करता हूं। आप दिल से कभी सोचिए, जो मेरे फेसबुक और यूट्यूब पर, ट्विटर पर मैं डिबेट में जाता हूं, डिबेट में जो प्रवक्ताएं रहते हैं, आप देखिए मैं चिल्ला चिल्ला के आप लोगों की आवाज रखता हूं, चिल्ला चिल्ला के। किसके लिए चिल्लाता हूं, किसके लिए जी जान लगाता हूं? आप लोगों के लिए। जिस दिन ये चीज समझ जाओगे कि इस दुनिया में कोई एक इंसान है, पता है मैं मेरे परिवार तक भी नहीं जा पाता, मिल नहीं पाता, छोटा भाई बीमार है, घर तक नहीं पूछ पाता, मैं जाऊंगा यार, मैं ये काम कर लेता हूँ यार, उस परिवार को खुशियां मिलेगी, लेकिन घर नहीं पहुंच पाता, आप लोगों के लिए जी जान लगाता हूं। खैर, आप लोग जब समझोगे तो शायद बहुत देर हो चुकी होगी, लेकिन आप लोगों को आज समझने का समय है। समझिए, जानिए कि आपके साथ कौन साथ दे रहा है। भ्रमित करने वाले, झूठ बोलने वाले बहुत पब्लिक आएगी, लेकिन सच्चे इंसान बहुत कम आएंगे। क्योंकि साथियों, ये चीज़ें इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं कुछ दिन से मैं देख रहा हूँ, अभी भी कई लोगों के कमेंट आ रहे होंगे, किसी के लिए अच्छा बोल दूँ, मैं कह दूँ कि ये कर दो, परीक्षा आगे बढ़ा दो, रद्द कर दो, उन लोगों के लिए मैं जिंदाबाद हो जाऊँगा, और जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो मुझे मुर्दाबाद देंगे। एक चीज़ बताइए, मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, एसआई भर्ती पोस्टपोन को लेकर मैं कुछ बोलूँगा, इसके लिए आप अपने दिल पर हाथ रखिए। जब एसआई भर्ती की विज्ञप्ति जारी नहीं हो रही थी, वहीं आरपीएससी के बाहर प्रदर्शन करने वाला उपेंद्र यादव था कि भर्ती की विज्ञप्ति जारी करो, अजमेर जाकर, जयपुर से अजमेर जाकर। उस चीज को भूल गए कि वहां प्रदर्शन करके आपकी विज्ञप्ति जारी इस इंसान ने करवाई। लेकिन पोस्टपोन के लिए आया कि उपेंद्र यादव नहीं बोल रहा, उपेंद्र यादव नहीं बोला, उपेंद्र यादव मिला हुआ है। लेकिन सोचिए, सरकार से चिल्ला चिल्ला के मैं ये कहता हूं कि भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी करो, टाइम पे भर्तियां कराओ, टाइम पे रोजगार दो, फिर मैं यही कहूं कि भर्ती की परीक्षा तिथि बढ़ाओ, परीक्षा तिथि बढ़ाओ। मेरा क्या स्टैंड रहेगा? क्या कहेंगे कि यही व्यक्ति भर्ती परीक्षाएं टाइम पे करने की बात करता, ये आगे बढ़ाने की बात करता? पहला पक्ष। दूसरा पक्ष, मैं एसआई का पक्ष लेता तो वहीं रीट वाले कह रहे थे हमारी परीक्षा तिथि बढ़ाओ, कृषि परीक्षक वाले कहते, और पीटीआई पटवारी वाले भी कहने लगे कि हमारी तिथि आगे बढ़ाओ। एक भर्ती के लिए बोलने का मतलब सारी भर्तियों के लिए बोलने के लिए। एक का साथ देता, सारे लोग खिलाफ होते, देखो साहब आपने उसका साथ दे दिया, हमारा नहीं दिया। यही हालात स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 में होते। मैं नहीं गया था, इसलिए न मैंने किसी की खिलाफत की, कि मैंने ये भी नहीं किया एसआई के लिए कि आप परीक्षा मत बढ़ाओ, मैंने कुछ नहीं बोला। मैं इस पे मेरा था, मैं न्यूट्रल था, मैं किसी के पक्ष में नहीं था, क्योंकि मेरा स्टैंड मैंने साफ कर दिया था। हाँ, ये जरूर है, आप लोगों से एक सबसे बड़ी गलती हुई। आप चाहते हैं मेरे पास भी आते, और आप सब सबसे पहले जिस दिन 3 दिन की जो परीक्षा तिथि की घोषणा हुई, तो आप इसका विरोध करते, सड़कों पे उतरते, मैं साथ नहीं देता, तो आप कहते कि उपेंद्र यादव आपने साथ नहीं दिया। उस दिन मैं आपके साथ सड़कों पर होता, वो वाजिब मांग थी। लेकिन जो आगे बढ़ाने वाली दो पक्ष बनते हैं, एक तैयारी करने वाला, एक आगे बढ़ाने वाला, एक का साथ देते मुझे गाली पड़ती है, और दूसरे एग्जाम वाला फिर आता है कि हमारी बढ़वा दीजिए। और वैसे सरकार में फिर क्या मेरा स्टैंड होता है कि साहब ये तो ये निकलवाता है, ये आगे बढ़वाता है। इस कारण से मैं किसी भी भर्ती की परीक्षा तिथि बढ़ाने का पक्ष नहीं लेता। पहले स्कूल व्याख्याता का नहीं लिया, फिर कृषि परीक्षक का नहीं लिया, फिर रीट का नहीं लिया, फिर एसआई का नहीं लिया। ये मेरी मजबूरियां हैं। लेकिन कम से कम इससे पहले आप सोचिए कि भर्ती निकलवाने से लेकर लगातार बेरोजगार की आवाज कौन उठाता है। अब आप लोगों के ऊपर संकट आया, पेपर लीक की जो घटनाएं सामने आई, मार्कशीट बाहर आई, वीडियो बाहर आया, तो आप लोग सोशल मीडिया पे न्यूज में आया, लेकिन सब लोग वो दुखी थे। मैंने मीटिंग बुलाई और सबसे पहले ऐलान किया कि इसकी जांच हो। हालांकि आरपीसी की तरफ से बयान आया कि हम जांच करवा रहे, लेकिन नहीं, लोकतंत्र में जब भीड़ तंत्रों के दबाव बनाए तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, तह तक जाना चाहिए, कौन कौन लिप्त है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और जो फर्जीवाड़ा ये बड़े रूप से हुआ एसओजी की जांच में आता है तो तुरंत रद्द किया जाए। ये चीज हम 20 तारीख को रखने वाले। आपके ऊपर संकट आया, अब मैं आपके साथ 20 तारीख को आ रहा हूं, और जब जब संकट आएगा आपके साथ मैं ही रहूंगा। वो लोग नहीं आएंगे जो आप लोगों को भ्रमित करते हैं। आप सोचिए, चिंतन करिए, मनन करिए, कौन गलत है कौन सही है। यदि मैं गलत हूं तो आप मुझे बता दीजिए, मेरे जगह कोई भी बेरोजगार संघ अध्यक्ष बन सकता है, आप लोग को आमंत्रित। लेकिन मैं सच के लिए पहले भी लड़ता था, हमेशा लड़ता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अभी एक बार मैंने जय हिंद जय भारत बोल दिया था, रुकिए एक बार। अभी मैं ट्विटर पे एक चीज़ देख रहा था कि साथी अभी कहीं गए हुए थे बाहर, वो उसको बंद नहीं कर पाए थे। एसआई भर्ती परीक्षा का एक बड़ा खुलासा, हाई प्रोफाइल नकल गिरोह पकड़ा। स्कूल लेक्चर और गवर्नमेंट टीचर ने आधार कार्ड, फोटो कार्ड छाट कर बनाए फर्जी डॉक्यूमेंट, डमी कैंडिडेट को बिठा कर करा रहे थे नकल। 20 लाख में डील, 8 गिरफ्तार। सच मैं बताऊं,
सच है, यूँ मैं आपको कह रहा हूँ, जाग जाओ। मेरी बात आपको याद आएगी, शायद इन लोगों को बचाने वाले भी बड़े बड़े नेताओं के हाथ होंगे। कानून क्यों नहीं बन रहा? क्यों ये लोग डमी कैंडिडेट बैठते हैं? क्यों पेपर लीक हो जाता? क्यों सेंटर पर गड़बड़ियाँ होती है? क्या आप अपने भविष्य के लिए, लाखों की संख्या वीट वालों से कह रहा हूँ, जयपुर में तमाम लोगों को 20 तारीख को एक दिन के लिए पूछिए, आप केवल एक दिन के लिए आप अपना भविष्य बचा सकते हो। फिर 20 तारीख को आप मत कहना भाई साथ दो, ये क्या हो गया, मत कहना, मत कहना, क्योंकि मैं भी थक चुका हूं आपको जगह जगह के। 10 तारीख को भी जगा रहा था, 10 को भी मैं चिल्ला रहा था कि आप जयपुर में थे, 2 घंटे के लिए भी निकल के हजारों की संख्या में वहां आ जाते, 10-20 हजार लोग इकट्ठे हो जाते, सरकार को झुकना पड़ता कि वास्तव में सख्त कानून की आवश्यकता है। बेरोजगार पीड़ित है, आक्रोश है, दुखी है। जब आपकी संख्या होगी तो कहीं ना कहीं इस लोकतंत्र में सरकार को भी मांग माननी पड़ेगी। अभी भी समय है, 20 तारीख को आइए, जिससे जो ये सारी चीजें निकल के एसआई के जो योग्य अभ्यर्थी है, यदि फर्जीवाड़ा हुआ तो रद्द होना चाहिए, जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, और ये सारी चीजें, इसमें कौन कौन लिप्त है, कौन बड़ा नेता लिप्त है, उनका खुलासा, उनको जेल होना चाहिए। स्कूल में गड़बड़ी की करवाई जा रही है तो स्कूल की मान्यता रद्द हो। यदि टीचर है उसको गड़बड़ी कर रहा है तो उसको बर्खास्त किया जाए, उसको जेल में डाला जाए। तमाम कानून बने, तमाम के खिलाफ कार्रवाई हो। जब वो जेल में जाएगी, गैर जमानती कानून बने, तभी ये चीज़ रुक पाएगा। और ये तब रुक पाएंगे जब आप लोग जागोगे, आप लोग घर से निकलोगे। आप लोग आइए, मैं आपका पूरा साथ दूंगा, लेकिन घर से आपको निकलना पड़ेगा। आपका भविष्य का सवाल है, क्योंकि मैं चिल्ला के कई महीनों से आप लोगों को कह रहा हूँ। इसलिए अपना भविष्य बचाना है तो एक बार प्लीज़ 20 तारीख को सुबह 10 बजे गवर्नमेंट हॉस्टल के पास, शहीद स्मारक जो पोलो विक्ट्री के पास है, एक बार अपने भविष्य के लिए तमाम जो लोग हैं पहुंचिए, केवल एक दिन के लिए। 26 तारीख को एग्जाम है, लेकिन एक दिन में आप कई सालों से तैयारी कर रहे हो, तो एक दिन में आपकी तैयारी में बाधा नहीं पूछोगी। एक दिन अपने भविष्य के लिए आइए कि आप लोग अलर्ट हो गए कि जैसे राजस्थान पुलिस भर्ती 2000 जो पेपर हुआ 20 का हुआ है ना, ये अभी जो पेपर हुआ 20 में हुआ ना रविंदर, ये अभी भर्ती राजस्थान पुलिस वाली, हाँ 20-21 जो हुआ है अभी, उसमें बिल्कुल सख्ताई बरती गई थी। बायोमेट्रिक भी लागू होना चाहिए, वीडियोग्राफी होनी चाहिए, कई चीज़ें ये होनी चाहिए। मैंने ट्वीट के माध्यम से भी कुछ सुझाव दिए। ये आप लोग थोड़ा प्रेशर बनाओगे तो कहीं ना कहीं सब राजनीतिक पार्टियां, सब लोग आपके साथ आएंगे, ये कानून बन पाएगा, ये सख्ताई हो पाएगी और आपका भविष्य बच पाएगा। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा। अलविदा, फिर मिलेंगे दोबारा।